टू बैक अवर वीडियो। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी शिक्षण विद्या। तो कलाम की वन लाइनर की शिक्षण वीडियो की क्लास है, बहुत उपयोगी साबित होने वाली है यदि आप रीड की तैयारी कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में से आपके एग्जाम में लगभग 3 या 4 प्रश्न आराम से आ जाएंगे। वन लाइनर है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होने वाले हैं और रामबाण सिद्ध होने वाले आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। आगमन विधि में शिक्षण का क्या कार्य होता है? आगमन विधि में उदाहरण के द्वारा नियमों का निर्धारण होता है। याद रखना भाई, आ से उदाहरण, नी से निगमन से नियम। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप इनको जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयोग विधि है, तो इसमें आगमन है भाई। आगमन विधि के रूप है, 2 रूप है भाई, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। ठीक है, आगमन विधि है, आगमन मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और निगमन अमनोवैज्ञानिक। नी यानी नहीं, नहीं, नी से याद रखना, नहीं वैज्ञानिक नहीं है, मतलब अमनोवैज्ञानिक है। किस विधि के अंतर्गत शिक्षक पहले नियम बताता है, तत्पश्चात उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था, नी से याद रखना, नियम से निगमन। ठीक है, निगमन विधि के कितने रूप है? 2 है भाई, एक है सूत्र प्रणाली, एक है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। सूत्र प्रणाली में पहले सूत्र बताया जाता है और पाठ्य पुस्तक प्रणाली में पाठ्य पुस्तक से कराया जाता है। निगमन विधि है, ये अभी बताया था, अमनोवैज्ञानिक। मैंने ट्रिक भी बता दी, आप याद रखना कि ट्रिक से कैसे याद किया जाता है। ठीक है, भाषा शिक्षण की सूत्र का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? अच्छा, ये इसमें पूछ रहे हैं कि सूत्र विधि किस किस भाषा से ली गई, तो संस्कृत। संस्कृत में सूत्र ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं ना, इसीलिए सूत्र विधि हिंदी में संस्कृत भाषा से आई है। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि की भाषा को लेकर के पाठ्य पुस्तकों का नाम बताकर उसके माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो टॉप के लेखक होते हैं ना, उनकी किताबों का अध्ययन करवाया जाता है। ये भाषा संसर्ग विधि या अव्यवकृति विधि है, 2 विधियों के नाम से जाना जाता है। अव्यवकृति विधि में व्याकरण शिक्षण के किस पक्ष पर बल दिया जाता है, या भाषा संस्कृत विधि? तो इसमें अनौपचारिक व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। किस विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाती? तो ये भाषा संसर्ग विधि होती है। इसमें व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। एक किताब का नाम बता दिया जाता है कि ये किताब पढ़नी है और आपको सूत्र हटा दिए जाते हैं। ठीक है, शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठकों के प्रकार हैं। गद्य पाठकों के एक है द्रुत मौन वाचन और गहन पठननिष्ठ पाठ। ठीक है, उद्बोधन विधि है, तो उद्बोधन किस में है? उद्बोधन यानी किसी नेता के होते हैं उद्बोधन, जो सुना है ना, तो वो गद्य विधि में होती है, गद्य शिक्षण में। ठीक है, उद्बोधन विधि में शामिल है, तो इसमें दृष्टि विधान भी है, अभिनय भी है, नाटक, प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन भी है, पर्याय कथन भी है, विलोम कथन भी है और कहानी भी है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ ने बताकर छात्रों से ही अर्थ निकालता है, वो है उद्बोधन विधि। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो ये है उसमें रसानुभूति, कि आनंद लो, अनुभूति लो। ठीक है, रस की अनुभूति लो। कविता शिक्षण की किस विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है? ये खंडान्वय। एक होता है खंडान्वय और एक होता है दंडान्वय। खंडान्वय में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जबकि दंडान्वय में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखना, किस शिक्षण की कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझने के लिए उसके समान भाव वाली विरोधी भाव दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ये तुलना विधि, एक कविता का दूसरे कविता से तुलना की जाती है, समान कविता से। ठीक है, ये तो आपको याद रह जाएगा शायद। किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए सप्रसंग व्याख्या करता है? तो है व्यास विधि। किस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है तथा उनके वाचिक अभिनय के पात्र के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव होता है? ये होती है आदर्श नाट्य विधि। इसमें सब पात्रों का अभिनय शिक्षक स्वयं करता है। तो अगली प्रश्न देखते हैं, रंगमंच अभिनय विधि है क्या है? तो ये नाटक की है, रंगमंच। ये तो सबसे पता चल रहा है कि रंगमंच नाटक में होता है। नाटक शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र कक्षा में नाटकों के पात्रों के संबंधों का वाचिक अभिनय करते हैं, तो होते हैं कक्षा अभिनय। कक्षा में अभिनय करना, संधि विच्छेद करोगे तो यह पता चल जाएगा। किस विधि को पथ प्रदर्शक विधि भी कहा जाता है? मंत्रणा विधि को। ठीक है, पंचपदी विधि देने किसकी? ये तो हरबट की भाई, सबको पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संगठनापरक विधि का अन्य नाम है सेना विधि। सेना विधि को संगठनापरक विधि भी कहा जाता है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है भाई, इसमें संश्लेषण में तोड़ के सिखाए जाते हैं। पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, फिर शब्द सिखाए जाते हैं, फिर वाक्य सिखाए जाते हैं। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षण होता है शब्द से वर्ण, मतलब पहले बड़ा और फिर छोटा, यानी पूर्णाकार से टुकड़ों की तरफ। कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है? मतलब जिसमें खर्च होता है, मतलब
जिसमें ना रुपये का खर्च होता है थोड़ा ज़्यादा, तो ये भाषा यंत्र विधि में माना जाता है। द्विभाषी पद्धति है कि दो भाषा की पद्धति कौन सी है? दो भाषा की पद्धति अनुवाद विधि है, क्योंकि अनुवाद दो भाषा के बिना हो नहीं सकता है। जैसे इंग्लिश का संस्कृत में अनुवाद करना है तो दो भाषा चाहिए, इंग्लिश और संस्कृत। संस्कृत का हिंदी में चाहिए तो दो भाषा चाहिए। एक भाषा का उसी भाषा में अनुवाद थोड़ी हो सकता है भाई, याद रखना। ये आप देखना, कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर बल दिया जाता है। कौन सी विधि में होता है? ये प्रत्यक्ष विधि में होता है। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है? तो प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता भाई, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा होती है जिनका अध्ययन करवाया जाता है, ये प्रत्यक्ष विधि, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करवाया जाता है। रचना के भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, एक मौखिक रचना भी कर सकते हैं और लिखित रचना भी कर सकते हैं। चित्र वर्णन विधि है, रचना की है चित्र वर्णन। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर। लेखन तथा उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर, मतलब पहले से लेकर 5वीं तक। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यक्तिरेखी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रोजेक्ट मेथड का व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक जॉन ड्यूई और किलपैट्रिक। इनको प्रेरणा स्रोत माना जाता है जॉन ड्यूई को, और किलपैट्रिक को माना जाता है जनक प्रोजेक्ट मेथड के। प्रोजेक्ट मेथड के जनक बोले तो किलपैट्रिक आता है, और किसकी प्रेरणा? तो जॉन ड्यूई की, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो किसके बारे में की जाती है? जीवन उपयोगी भाई, कि जीवन में कोई कठिनाई आई उसका प्रोजेक्ट बनाकर हल निकालिए, इसके ये मेन उद्देश्य है। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है मारिया मोंटेसरी की है भाई, याद रखना। अभिक्रमित अनुदेशन विधि सिद्धांत है, मतलब स्वयं गति से सीखता है, ये स्वयं गति से सीखता है, जिसमें होशियार बच्चा ज़्यादा तेजी गति से सीख सकता है और उससे कम मंदबुद्धि वाला बालक धीरे गति से सीख सकता है, तो इसमें स्वयं गति का सिद्धांत लागू होता है। किंडरगार्टन पद्धति देन है फ्रोबेल की है, याद रखना। जर्मनी का एक वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है तो होता है बच्चों को उद्यान, और किंडरगार्टन का केजीबी शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कि पहले से पहले कक्षा होती है ना, तो उसको केजीबी कहा जाता है। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है? क्या है? स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है, और बच्चे पौधे के समान है, तो ये फ्रोबेल का था। डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? मिल हेलन पार्कहर्स्ट। तो डाल्टन क्या था? डाल्टन था अमेरिका का शहर। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि कौन सी विधि अमेरिका के शहर के नाम पर पड़ी है, तो डाल्टन विधि, याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस प्रणाली को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है? तो इसमें डाल्टन योजना को कहा जाता है। खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? तो उसमें है हेनरी कोल्डवेल कुक। व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है? तो भंडारकर विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि का प्रवर्तक है तो रामकृष्ण जी गोपाल भंडारकर है, याद रखना भाई, इंपोर्टेंट। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, तो व्याकरण अनुवाद विधि में पढ़ाया जाता है। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम क्या आता है? तो याद रखना, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण कराना, ये याद करना है ना भाई। महात्मा गांधी का बेसिक बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना ही है। गांधी जी ने एक 4H और मातृभाषा पर बहुत बल दिया, और एक स्किल